अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलडैड एक्सप्लेन्स। मैं हूँ इरीब ख़ान और आज हमारे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब, प्रेसिडेंट बिलडैड। और आज के हम एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और उनके जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज का सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि एक बैकग्राउंड आप हमें दें कि कितनी हमारी पिटिशन्स थी, कितने हमारे ट्रिब्यूनल्स फॉर्म हुए, एक सेट कर दें थोड़ा सा सीन हमारे लिए। देखिए ये हर इंतखाब के बाद ये तो लाजमी बात है कि हर कोई उससे मुतमईन नहीं होता और डिस्प्यूट होता है। तो जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी रेजोल्यूशन का हमारे यहाँ तरीका ये है कि इलेक्शंस के बाद, बल्कि एक ही तरीका है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनेंगे और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तादाद हर साल मुख्तलिफ, हर इलेक्शन में मुख्तलिफ होती है। तो इस दफ़ा 23 ट्राइब्यूनल्स बने और उसका तरीका ये होता है कि इलेक्शन जब हो जाते हैं तो उसके 14 दिन के अंदर फाइनली जो रिज़ल्ट हैं वो नोटिफाई हो जाते हैं। जो जब रिज़ल्ट नोटिफाई हो जाए तो उसके 45 डेज़ के अंदर आपने इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होती है। तो उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है पिटीशंस को सुनने की। तो हमारे यहाँ प्रोसेस ये है कि 180 डेज़ में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, जो कि हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होते हैं, और इस दफ़ा चेंज ये की गई कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस भी उसके ट्राइब्यूनल्स के हेड हो सकते हैं। तो ये होते हैं और इनको पहले होता था कि 120 दिन के अंदर फ़ैसला करना होता था। हालांकि वो कभी करते नहीं थे, लेकिन कानून में ये लिखा हुआ था। और अब उनको 180 डेज़ यानी 6 महीने दिए गए हैं कि उसके अंदर वो फ़ैसला कर लें। तो ये हमारा इलेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पे प्राइमरीली मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये आप हमें बता सकते हैं कि कितनी पिटिशन्स फाइल हुई थी इस दफ़ा? अच्छा देखिए, ये मैं जो नंबर्स दे रहा हूँ हम्म ये सारे हमने मोस्टली हम्म फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क हम्म फाफन की तरफ से लिए गए। फाफन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। हम्म ये बड़ी अर्करेजी से उन्होंने डाटा भी इकट्ठा किया और उसको बार बार पीरियाडिकली वो अनाउंस भी करते रहते हैं, उससे बहुत मदद मिलती है। हकीकत में तो ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए कि वो ये काम करें। वो पब्लिक टैक्स पेयर्स के ऊपर बने हुआ एक पब्लिक इदारा है, तो उनको ये काम करना चाहिए, लेकिन वहाँ से नहीं मिलती। हम्म अच्छा, ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि 377 टोटल पिटिशन्स दाखिल हुई थी। उनमें से 97 तो नेशनल असम्बली के बारे में थी और बाकी जो थी वो प्रोविंशियल असम्बलीज़, 4 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के बारे में थी। तो इस तरह से 377 थी और ये तादाद जो है ये कमोबेश उतनी है जितनी पिछले 3-4 इलेक्शंस में ठीक रही। है। इस दफ़ा उनसे थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन ऑलमोस्ट पिछली दफ़ा भी 300 के करीब, कभी 297 के करीब, हम्म, तो 300 के बाल पार्क में होते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा थी हम्म 24 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो अब ये आपने प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर भी जो पिटिशन फाइल हुई थी उसके बारे में आपने बताया। तो सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे पिटिशन्स किस सूबे के अंदर हमें मिली हैं इस दफ़ा? अच्छा देखिए, ये दोनों के बारे में हुँ, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के बारे में थोड़ी सी इसके अंदर चेंज है। हुँ, एक चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्राइक किया, वो मेरा बहुत हैरान हुआ। मसलन है कि कौमी असम्बली के मामले में तो सबसे ज़्यादा देखिए ना सीटें तो पंजाब में हैं। जी, तो असूलन अगर डिस्प्यूट ज़्यादा वही होने चाहिए अगर अक्रॉस दी हुँ, प्रोविंसेस एक जैसा है। लेकिन पंजाब में निस्बतन कम थी और सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की जो सीट्स चैलेंज हुई वो सिंध और बलूचिस्तान में थी। अच्छा, दोनों में 44% ऑफ द सीट्स चैलेंज हुई, ठीक, बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी। और पंजाब में 32%, 37% हुई और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम हुई, 18%। लेकिन जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उसमें जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया वो ये कि 73% ऑफ द सीट्स ऑफ बलूचिस्तान असम्बली वो चैलेंज हुई। 73%, विच इज़ वेरी हाई नंबर। बाकियों का तो 30% के अराउंड था। मिसाल ओवरऑल 36% था। हुँ, लेकिन अगर आप देखें तो नेशनल असम्बली का भी ओवरऑल 36% सीट्स चैलेंज हुई और सूबाई असम्बली की भी 36% सीट्स चैलेंज हुई।
लेकिन सूबों के अंदर वेरिएशन है और प्रोविंशियल असम्बली में तो बहुत वेरिएशन है कि बलूचिस्तान की 73% सीट्स वर डिस्प्यूटेड। ठीक है, तो अभी तक जो आप अगर थोड़ा-सा ये इस बारे में डिस्कशन करें कि जितनी केसेस फ़ाइल हुए और उनमें से कितने सॉल्व हुए और कितने की मतलब डिसमिस हुए, तो सबसे ज़्यादा मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि बलूचिस्तान की जो थी उन्होंने सबसे ज़्यादा केसेस को जो सुना और उनकी प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा रही। तो जी, इसकी कोई स्पेसिफ़िक मतलब कोई वजह थी? हम बाकी सूबों में कोई इस तरह की चीज़ नहीं देख रहे कि उनका भी प्रोसेस भी स्लो किसी वजह ख़ास वजह से था? वैसे तो क्रेडिट देना चाहिए हुँ, बलूचिस्तान के ट्राइब्यूनल्स को कि उन्होंने एफिशिएंटली ये काम किया। लेकिन हकीकत ये है कि ये 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से पंजाब का स्पेसिफ़िकली और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हुँ, ट्राइब्यूनल्स का केस बड़ा डिले हो गया। पंजाब में पहले डिस्प्यूट हो गया इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के दरमियान, पंजाब की हाई कोर्ट के दरमियान कि कौन अपॉइंट करेगा ट्राइब्यूनल्स। वो काफ़ी देर केस चलता रहा, फिर वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिज़ॉल्व किया और उसके बाद फिर ट्राइब्यूनल्स बने। शुरू में सिर्फ 2 बने थे, 6 बाद में ऐड हुए तो उनको बनते-बनते ज़्यादा टाइम लग गया। तो पंजाब में रेज़ोल्यूशन इसलिए भी स्लो है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी उन्होंने पहले हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगाए, फिर उनको चैलेंज हो गए वो, तो फिर उन्होंने रिटायर्ड जजों को लगाया क्योंकि उस वक़्त तक लॉ में तब्दीली हो गई थी। तो इन 2 जगहों पे तो डिले हो रहा था। लेकिन आउट ऑफ दीज़ 3 बाकी जो हुँ, टेरिटरीज़ बच गई, उसमें बलूचिस्तान के सबसे ज़्यादा केसेस डिसाइड हुए, इसलिए कि उनके पास केसेस का लोड भी ज़रा कम था। अगर हुँ, आप वैसे भी कैलकुलेट करें, इस डिले को 1 मिनट के लिए रख दें, तो जो ज़्यादा केसेस का लोड था, यानी अगर पर ट्राइब्यूनल अगर आप देख लें, हुँ, तो पर ट्राइब्यूनल सबसे ज़्यादा लोड पंजाब में था हुँ। और बलूचिस्तान में निस्बतन कम था। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बलूचिस्तान में ज़्यादा हुँ। केस रिज़ॉल्व हुए। तो अभी तक जितनी पिटिशन्स का हमारे पास जो सॉल्व हुई हैं और जितना डिसमिस हुई हैं, तो उसके ऊपर मतलब क्या लाइक उनकी क्या उनकी रिजेक्ट हुई हैं कुछ के ऊपर तो री-इलेक्शंस के बारे में जी। भी आया है। तो देखिए, वो हुँ, जो स्टैटिस्टिक्स आए उसमें तो बड़ा हुँ, ओवरवेलमिंगली तो रिजेक्ट हुई है। हुँ, यानी ओवरऑल जो पिटिशन्स फाइल हुई थी, उनका सिर्फ 30% अभी डिसाइड हुआ है ठीक है। और जो डिसाइड हुआ है उसमें भी 97% से ज़्यादा रिजेक्ट हुई है और बाकी मेरे ख़्याल है 3 सिर्फ अलाउ हुई हैं और तीनों भी बलूचिस्तान के प्रोविंशियल असम्बली की थी। हुँ, वहाँ पे फिर री इलेक्शन हुआ है। तो ये रिजेक्शन की तरफ ट्रेंड ज़्यादा है। उनमें से टेक्निकल रिजेक्शन ज़्यादा है। यानी किसी ने कोई चीज़ मुकम्मल नहीं की थी, किसी ने कोई दूसरी फ़ॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी। लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर भी देखते हुए रिजेक्शन का रेट ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस बहुत कम है। हुँ। तो एक ये है कि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर हमें बताएँ कि जितनी भी पिटिशन्स फाइल हुई थी उसके अंदर से मोस्टली किस पार्टी की थी? वो पीटीआई की थी, पीएमएलएन? क्योंकि इससे काफ़ी मुझे इज़ दिस लाइक एन इम्पोर्टेंट थिंग टू नो हाँ, कि क्या चीज़ होती ये है? वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने हुँ, सही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जितनी भी पिटिशन्स फाइल हुई थी हुँ, ना, उसका तकरीबन 50%, 49 पॉइंट सम परसेंट जो हुँ, था, वो पीटीआई के जो सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स तो कोई थे नहीं जी, फॉर्मली, क्योंकि जी, जी। उनको सिंबल नहीं मिला हुँ, था। तो जो एस्टिमेट किया गया कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे पीटीआई की तरफ से, वो इस टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो चैलेंज हुए, वो अबाउट 50% तो वो थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हुँ, उनका था। लेकिन उसके बाद जो तादाद थी वो सबसे ज़्यादा वो पीएमएलएन की थी। अच्छा, ठीक है, वो तकरीबन 9% के करीब थी ठीक। और फिर जेयूआई थी कोई 6%। ये तीनों जेयूआई थी, पीपीपी, जेयूआई और इंडिपेंडेंट, आर्म इंडिपेंडेंट, हुँ, जो पीटीआई से एफिलिएटेड नहीं थे, ये 6% के बाल पार्क में थे। तो इसलिए बहुत बड़ा फ़र्क है, सबसे ज़्यादा चैलेंज था वो पीटीआई की तरफ से था। तो इससे हमें क्या इलेक्शंस का भी थोड़ा-सा ये मिलता है कि शायद पीटीआई बैक्ड जो हमारे इंडिपेंडेंट्स थे, उनका कोई कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी कम था मतलब इलेक्शन प्रोसेस के अंदर लाइक इसका भी थोड़ा कोई लिंक होता है इसके साथ? कि कॉन्फिडेंस का भी पता चलता है और अंततः ये कि शिकायत भी उन्हें सबसे ज़्यादा थी हुँ, कि ठीक है। उनके जो रिज़ल्ट है, वो ज़्यादा उनके मुताबिक उनको मैनिपुलेट किया गया हुँ, या इलेक्शन का प्रोसेस मैनिपुलेट किया गया। उनको सबसे ज़्यादा शिकायत है जो कि
विच मेक सेंस, क्योंकि जनरली जो शिकायत हमने सुनी हुँ, है, जो मीडिया में आई हैं, जो पार्टी ने खुद लगाई हैं, उसके मुताबिक भी पीटीआई को सबसे ज़्यादा शिकायत थी, हुँ। जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर ऑफ पिटिशंस में भी। पटिशन से। तो आपने पहले ज़िक्र किया कि 30% अभी तक सिर्फ़ ओवरऑल मतलब एक रेट रहा है जिसके ऊपर लाइक ये सॉल्व हो सकें। तो ये इस पूरे मतलब ये इतनी स्लो इनका क्यों प्रोसेस है अभी ये तक? अनफॉर्चुनेटली अगर हर 180 डेज़ का टाइम पीरियड जी, आपने करना होता है तो? अनफॉर्चुनेटली हर इलेक्शन के बाद ऐसे ही होता है। हुँ, मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन हर इलेक्शन के बाद ऐसे ही होता है कि जो गिवन टाइम होता है, उसके अंदर ये नहीं होते। अब अगरचे इलेक्शन लॉज़ में बहुत तब्दीलियाँ की गई थी, और उसमें एक तब्दीली ये थी कि अच्छा साहब 4 महीने में अगर आप नहीं कर सकते डिसाइड, हुँ, तो हम आपको ज़रा ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 6 महीने दे देते हैं। तो इस दफ़ा 6 महीने देने के बावजूद भी वो पिटीशंस डिसाइड नहीं हुई। अब हालाँकि 6 महीने का टाइम मोस्ट ऑफ दी ट्राइब्यूनल्स का ख़त्म हो गया। हुँ, अक्टूबर में बाकी सब ट्राइब्यूनल्स का ख़त्म हो गया, पंजाब का और आईसीटी का रह गया, लेकिन वो भी मेरा ख़्याल है अब ख़त्म हो गया है। हुँ, तो टाइम तो पूरा ख़त्म हो गया है 100%, लेकिन उसके मुकाबले में जो पिटीशंस तय हुई हैं वो हुँ, 30% हुई हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा देखिए जनरली जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो बहुत स्लो है, इनएफिशिएंट है, फरसूदा है, और उसको एड्रेस करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। अब हमारे जो केसेस हैं वो भी पेंडिंग पड़े रहते हैं ना, हुँ, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, या उसकी जो हुँ, सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसमें भी लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कई लोगों के 20-20, 25-25 साल फैसले नहीं होते। तो ये चूँकि हमारे वही जस्टिस सिस्टम है जो ये काम कर रहा है, हाई कोर्ट के जजेस हैं जो ट्राइब्यूनल बनते हैं, हुँ, तो उनका भी वही तरीक़ेकार है। लोग एडजर्नमेंट माँगते हैं आके कैंडिडेट, जिसको डर ही होता है ना कि मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा, वो किसी न किसी बहाने से कोशिश करता है कि इसको टाला जाए। हुँ, ख़ासतौर पर जो जीते हुए लोग होते हैं, उनकी तो उनका कोई रिस्क ये होता है कि अगर कहीं ये ऐसा ना हो कि उनकी इलेक्शन को गलत करार दे दिया जाए और वो सीट लूज़ कर जाएँ, हुँ, तो कोशिश करते हैं इसको टालें, और उनकी एडजर्नमेंट की फिर दरख़्वास्तें कबूल भी हो जाती हैं। हालाँकि अब नए कानून में उनके ऊपर जुर्माना लगाने की अच्छा, हुँ, प्रपोज़ल है, लेकिन फिर भी ये डिले हो रहा है, और अभी तक 100% टाइम ख़त्म होने के बावजूद भी सिर्फ़ हुँ, 30% डिसाइड हुई हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है। और ये बिल्कुल कहा जाता है आम तौर पे, और ये सही भी है, कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस हुँ, डिनाइड। और अब यही बात है कि अगर आप 3 साल, 4 साल गुज़र जाएँगे असेंबली को, और फिर आप डिसाइड करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? हुँ, अगर आप ये कह भी देंगे कि ये साहब गलत जीते थे, उनकी जगह दूसरे साहब आ जाएँ या नए इलेक्शन कराए जाएँ, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? अब तो टाइम भी कोई नहीं टाइम रहेगा। वेस्ट और माज़ी में भी ऐसे होता रहा है, इस दफ़ा भी डर है ऐसा हो कि असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन कई पिटीशंस फिर भी उस वक़्त पेंडिंग होंगी, उनका फ़ैसला नहीं होगा। हुँ। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज़ ये मेरे दिमाग में अभी आई है कि जैसे कि कुछ जिनकी पिटीशंस का जिनका फ़ैसला आया है अभी तक, तो वो अगर उससे ट्राइब्यूनल से मतलब उनको लग रहा है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं उसको वापस के या जी फिर हाँ, हो सकता है? एक और चांस उनके पास होता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने ठीक का। है। चूँकि ये ट्राइब्यूनल जो हैं वो हाई कोर्ट के बराबर होते हैं, हुँ, इसलिए कि उनके जजेस हाई कोर्ट से आते हैं। तो इसके बाद फिर चैलेंज इसको, जो हमारे लॉ में है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हुँ, उस सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि वो 180 डेज़ में ओके। उसका फ़ैसला करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ज़रूरी नहीं कि 180 डेज़ में करे। हुँ, और अभी भी जो फ़ैसले हुए हैं 30%, उनमें से कुछ केसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बल्कि 2-3 केसेस का सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला भी कर दिया है। ठीक है। किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट ही किया है, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे वैसे कोई सियासी प्रेशर जिस तरह आप डिस्कस कर रहे थे कि टाइम वो इसीलिए भी लेते हैं शायद कि उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है किसी की तरफ से मतलब कोई पार्टीज़ की तरफ से कि आप इतनी देर में करें या फिर गवर्नमेंट का भी ज़ोर होता है कि उस टाइम पीरियड का अगर डिले होता है तो? ये बड़ा ट्रिकी हुँ, सवाल है, क्योंकि हाई कोर्ट के 6 जजों ने, आपको मालूम है, खत लिखा हुँ, था अपने चीफ जस्टिस को, और फिर उसकी कॉपी और उसकी तशहीर बहुत हुई थी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमें हमारे केसेस जो आते हैं, उसके ऊपर बहुत दबाव होता है। हुँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बहुत दबाव डालती हैं, हमें मैसेज भेजे जाते हैं कि ये इस केस का फ़ैसला इस तरह से करना चाहिए आपको।
तो उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ ख़त भेजा है। इसका मतलब ये है कि ये बात कहीं सुनी नहीं है, हकीकत में उनको शिकायत है। तो यही हाई कोर्ट के जजेस ट्राइब्यूनल्स में भी होते हैं। हुँ, तो उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। और वो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, जो ट्राइब्यूनल बनते हैं, उनके ऊपर तो फिर दबाव डालना और भी आसान हो जाता है, हुँ, क्योंकि वो रिटायर्ड होते हैं, उनके पास वो अथॉरिटी भी नहीं होती और डर भी नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख़्याल में दबाव होता होगा, उसकी वजह से डिले भी होता होगा, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है एविडेंस कि हम हुँ, क्लियरली कह सकें कि इतनी चीज़ों के ऊपर दबाव था। लेकिन एक एनेक्डोटल एविडेंस मौजूद है और हमारे जजेस भी इसके बारे में शिकायत करते रहे हैं। हुँ। अगर हम दूसरी डेमोक्रेसी से कंपैरिज़न करें पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, तो वहाँ पे भी इसी तरह मतलब डिले देखा जाता है या फिर ये पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेसिफ़िक है कि हमारे ही सिर्फ़ ज़्यादा डिले है? देखिए, मैंने दूसरे मुल्कों में तो कंपेयर नहीं किया, हुँ, इसलिए कि उनका सिस्टम भी डिफरेंट होता है। लेकिन इंडिया का सिस्टम कुछ-कुछ मिलता-जुलता है। अच्छा, देखिए अब पाकिस्तान ने कितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी हैं ताकि डिस्प्यूट जल्दी तय हो। हुँ, उसका एक सबूत ये है कि हमने स्पेशली डेडिकेटेड इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना दिए, हुँ, जो और कोई काम नहीं करते, वो मोस्टली यही काम करते हैं। ये तो नहीं कह सकता कि एब्सोल्युटली वो बाकी काम नहीं करते, लेकिन हुँ, चूँकि अब डेडिकेटेड एक जज ट्राइब्यूनल बन गया है, तो वो मेनली यही काम करेगा और उनको कहा गया है कि आप डे टू डे इसकी हियरिंग करें। इंडिया के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं होता है। हुँ, इंडिया में इलेक्शन पिटीशंस जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज होती हैं। जिस तरह बाकी मुकदमे होते हैं, इस तरह हाई कोर्ट में। तो वो फिर किसी भी जज को असाइन हो जाते हैं और वो जज पिटीशंस के अलावा भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, उनकी समाअत कर सकते हैं। इसका मतलब है इंडिया के अंदर डिले के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे यहाँ हुँ, चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम डेडिकेटेड इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे डिले के हालात हमसे ज़्यादा बुरे नहीं हैं, तकरीबन वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ है। लेकिन वहाँ हाई कोर्ट होती है और जिसको बहुत से केसेस सुनने होते हैं, यहाँ ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ ये सब कुछ करने के बावजूद भी डिले नहीं रुकती। ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच बिलाल साहब फॉर दिस वीडियो टुडे। तो एक आखिरी पहले आपके पास कोई कमेंट है इससे रिलेटेड कोई कोई आपके की टेक अवे कि हमें लगता है कि ये एंड पे हम लोग कर सकेंगे पूरा 180 डेज़, अब तो टाइम गुज़र चुका हुआ है। नहीं, नहीं, हम नहीं कर सकेंगे, हुँ, हमने किया भी नहीं है, अब तो कोई चांस भी नहीं है। हुँ, इसका मतलब ये है कि हमारी असम्बलियों को, स्पेशली नेशनल हुँ, असम्बली को, सेनेट को, इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन को डिले करते हैं। अगरचे इन्होंने बहुत सी तब्दीलियाँ की थी, तो ये इसके बावजूद वो पिटीशंस तय नहीं हो रही। हुँ, तो अब सोच के कुछ इसको मज़ीद इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए और इलेक्शन कमीशन अगर ये हर महीने इसका मॉनिटर जारी करे, यानी मॉनिटरिंग करे कि कितने केसेस का फ़ैसला हुआ है, कितनों का नहीं हुआ, और पब्लिसाइज़ करे तो पब्लिक को भी पता चलेगा और इससे किसी हद तक मेरा ख़्याल है ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी कुछ प्रेशर जनरेट हुँ। होगा कि आप कुछ अपने काम को तेज़ी से करें, क्योंकि उनको अपनी प्रोग्रेस दूसरे ट्राइब्यूनल्स के मुकाबले में पता भी चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल सर फॉर यू वेलकम। टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आपके कोई और सवाल हैं अबाउट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस देम एंड विजिट pildat.org फॉर लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। थैंक यू।